सो लास्ट क्लास में हमने डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 तक कर लिया था। आज स्टार्ट करना है इन काइंड बेनिफिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अब ये जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज होते हैं इनके डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि ऑलमोस्ट सारे ही एम्प्लॉइज आ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही इसका कुछ ऐसा है जिसमें कि कोई डायरेक्टर हो, किसी के पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, या फिर जिसकी ग्रॉस इनकम जो है वो 20% या सैलरी जो है वो 20% से ज्यादा हो, 50,000 से ज्यादा हो। सो उस डेफिनेशन के तहत ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं जिनको ये बेनिफिट मिल रहा होता है। सो दिस काइंड ऑफ बेनिफिट और दिस परक्विजिट इज टैक्सेबल फॉर ऑल। लेट्स सी, अब इस परक्विजिट में हमें 4 टाइप के परक्विजिट करने हैं: स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, gas, electricity, water, children education and motor car. We'll start with स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। अगर किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से ये सारे लोग मिल रहे हैं तो एम्प्लॉयर को जो भी एक्चुअल सैलरी या एक्चुअल वेजेस स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट को देना पड़ता है ताकि वो एम्प्लॉय की सेवा कर सके, एम्प्लॉय के घर का ध्यान रख सके, that would be the actual cost taxable in the hands of the employee। माना जाएगा कि आपने इतने अमाउंट का बेनिफिट लिया है जितना उनका वेजेस और सैलरी एम्प्लॉयर के हाथों से जा रहा है। किनको मिलता है स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट को? बहुत सारे लोगों को मिलता है, जितने भी एमपीज, एमएलएज होते हैं। इसके अलावा जो आपके सिविल सर्विसेज के क्लियर्ड लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज या फिर जजेस, इन सबको स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट ये सब मिल रहे होते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। उनके एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में भी जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पर होते हैं, उनके जो कंपनीज होते हैं वो उनको ये सारे फैसिलिटीज देते हैं, पर्सनल अटेंडेंट, वॉचमैन, गार्डनर एक्सेट्रा। सो जो भी इन इन लोगों की सैलरी होगी या वेजेस होंगे ऑन स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट की, दैट वुड बी द amount taxable in the hands of employee। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बिजली, गैस या पानी मुफ्त में दे रहा है तो उसका भी अमाउंट आपके हाथों में टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर नहीं दे रहा होता तो यही सारी चीजों के लिए आप पैसे दे रहे होते, तो आपका खर्चा बच रहा है। जो खर्चा बच रहा है वही बेनिफिट जो है आपका टैक्सेबल होगा यहाँ पर। अब कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? इफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो फ्रॉम ओन सोर्सेज डिराइव्ड है, मतलब आप एक ऐसे कंपनी के एम्प्लॉई हैं जो मैन्युफैक्चर ही करती है गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर। जैसे कि कोल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री में देती है, तो उनके हाथों में कितना टैक्सेबल होगा, उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उनके लिए टैक्सेबल बेनिफिट क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो भी मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट आ रहा हो पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। और किसी और केसेस में, मतलब आपकी जो एम्प्लॉयर है वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बना नहीं रही, मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, बट वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो कहीं से खरीद कर उसके पैसे पे करके आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने उस आउटसाइड एजेंसी को पे किया है, that would be the amount taxable in the hands of the employee or the assessee। चिल्ड्रन एजुकेशन। अब चिल्ड्रन अलाउंस भी आप पढ़ चुके हैं। चिल्ड्रन अलाउंस जहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर जो है वो पैसे देता है, और वो पैसे देता है तो हम कितना उसमें अलाउड होता है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, और उसके बियॉन्ड जो भी पैसा होता है वो टैक्सेबल होता है। वैसे यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयर जो है आपको बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं दे रहा, बल्कि आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री में हो रही है। या तो एम्प्लॉयर ही वो स्कूल रन कर रहा है तो कहता है नहीं आप तो मेरे एम्प्लॉय हैं, हम आपके बच्चों के लिए के एजुकेशन के लिए क्या ही पैसे दें, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो आपके बच्चों के स्कूल का फीस पे कर रहा है, आपको नहीं देना पड़ रहा, तो भी वो एक बेनिफिट है।
तो उसमें क्या टैक्सेबल होगा? देखो यहाँ पर ना 3 टाइप के केसेस होते हैं। केस 1 जहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे जैसे मान लीजिए डीएवी। अब डीएवी के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को अगर डीएवी में पढ़ा रहे हैं तो उनका जो एम्प्लॉयर है यानी डीएवी बोर्ड उसी का ही स्कूल है। तो अगर एजुकेशन फैसिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की ही है, वो स्कूल जो है वो एम्प्लॉयर की ही है और उस एवज में आपके बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री है, तो ऐसे केसेस में अच्छा, इससे पहले भी हमने जितने भी परक्विजिट किए हैं, क्योंकि परक्विजिट जो है वो बेनिफिट है, तो याद होगा आपको जब मैं आरएफए करा रही थी और आपको परक्विजिट का जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी बताया था कि क्योंकि अलाउंसेस में पैसा मिल रहा है या रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पैसा मिल रहा है तो पता होता है कि रिसीव्ड कितना है, तो हम उसमें से एग्जेम्प्ट करके टैक्सेबल निकाल लेते हैं। बट इस केस में रिसीव्ड तो पता नहीं होता, क्योंकि रिसीव्ड जो है वो कैश फॉर्म में रिसीव नहीं हो रहा है, बेनिफिट फॉर्म में रिसीव हो रहा है। तो हमें ना हर बेनिफिट की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। जैसे पीछे हमने गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की वैल्यू डिटरमाइन करी, क्या वॉट वैल्यू, या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर वो जो अमाउंट पेड है। वैसे स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, इनकी भी वैल्यू डिटरमाइन करी कि जो भी इनकी वेजेस जा रही है वही है आपके वैल्यू ऑफ बेनिफिट, आपके लिए वैल्यू ऑफ बेनिफिट। सो वैसे ही एजुकेशन फैसिलिटी में भी हम वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालते हैं। तो इफ देयर आर 3 केसेस, पहले तीनों केसेस देख लेते हैं। पहला जहां एजुकेशन फैसिलिटीज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी डीएवी का टीचर डीएवी में ही अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। Free education is provided in any other educational institution by reason of employee being in employment of that employer. मतलब बहुत सारे schools जो होते हैं ना, इनका agreement होता है with certain PSUs, public sector units, or even with certain private companies, or even with government, जो कि उनके, क्योंकि उस कंपनी के साथ एम्प्लॉय के साथ अग्रीमेंट है, इसलिए उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को या तो डिस्काउंट में पैसे एजुकेशन मिलती है या फिर फ्री में एजुकेशन मिलती है। या तो उनका फीस जो होता है वो बहुत नॉमिनल होता है या फिर उनका फीस जो होता है वो कम्प्लीटली माफ होता है, वेव्ड ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कि आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल, ये मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम एमपी। एमपी में एक बहुत छोटी सी जगह है सिंगरौली, जहां पर कि कोल इंडिया के प्लान्स हैं, एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। अब एनसीएल जो कि कोल इंडिया के अंदर है, अब एनसीएल इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे सिंगरौली में जितने भी स्कूल्स हैं, लेट्स से 18 to 20 स्कूल्स होंगे, वो सारे की फंडिंग एनसीएल करता है। ठीक है, जैसे वहां पे कुछ 7-8 डीएवीज थे, 2-3 डीपीएस हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी थे, कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स भी थे। सो ऐसे केसेस में एनसीएल के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके बच्चों को उस स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलता था या फिर सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिलता था, क्योंकि वो जो स्कूल्स हैं भले वो डीएवी है, और डीएवी जो है एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है, डीएवी बोर्ड उसके अंदर है, बट डीएवी को उस स्कूल को वहां पे खोलने के लिए लैंड एनसीएल ने दिया, या सारी फैसिलिटीज एनसीएल दे रही है, या उनके टीचर्स को क्वार्टर्स एनसीएल दे रही है रहने के लिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज अग्रीमेंट्स, एनसीएल के एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल में प्रोविजन होता है आइदर ऑफ अ सब्सिडाइज्ड फीस और ऑफ अ or of let's say free education. Similarly happens with Tata. अब जमशेदपुर में, जमशेदपुर जो झारखंड का एक काफी अच्छा सिटी है, इट्स ऑल डेवलप्ड बाय टाटा, टाटा स्टील का वहां पे बहुत बड़ा प्लांट है। अब वहां पे मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स भी, विच आर आइदर प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट तो नहीं, मोस्टली प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, उन सबको उन सबको फैसिलिटेट करता है टाटा, टाटा एंटरप्राइजेस और टाटा स्टील। सो इसलिए टाटा के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बच्चों को वहां पर आइदर फ्री और सब्सिडाइज्ड, मोस्टली फ्री एजुकेशन मिलता है। सो दैट इज व्हाट इज meant by here जब हम कहते हैं free education is provided in any other educational institution
by reason of employee being in employment of that employer. एनसीएल का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर दूसरा होगा, और कोई नॉन एनसीएल का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए फीस दूसरा होगा, राइट? इन एनी अदर केस मतलब ना तो मेरा जो स्कूल है वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, और ना ही वो स्कूल जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो किसी अग्रीमेंट विथ एम्प्लॉयर का है, बट मेरा एम्प्लॉयर कहता है तुमको जिस स्कूल में भी अपने बच्चे को पढ़ाना है पढ़ाओ, और उस स्कूल का फीस मैं पे कर दूंगा. सो दैट्स इन एनी अदर केस. सो देखते हैं वैल्यू ऑफ बेनिफिट के कितनी होगी. अगर एजुकेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर, इस दोनों ही केसेस में जो वैल्यू है वो होगी फीस चार्ज बाय अ सिमिलर स्कूल इन अ सिमिलर लोकेलिटी, यानी फेयर मार्केट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, कि उस इलाके में आम तौर पर कितना फीस चलता है बाकी स्कूल्स में. दैट वुड बी द फेयर मार्केट वैल्यू. ये हुई जो बेनिफिट, अमाउंट ऑफ बेनिफिट आपने रिसीव करा. एग्जेम्पशन कितना होगा? कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर उस स्कूल का जो फेयर मार्केट वैल्यू आपने निकाला है, जो फीस आपने निकाला है, उसका वैल्यू अगर 1000 रुपए हर महीने से कम है या 1000 रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, माफ है. लेकिन अगर उस स्कूल की जो वैल्यू है पर मंथ फीस की वो 1000 से अबव है, तो वट एवर अमाउंट इज अबव 1000, जैसे 1200 है तो 200 रुपए टैक्सेबल होगा हर महीने का. अगर हर महीने की फीस 1600 रुपए है आसपास के किसी स्कूल का तो 600 रुपए टैक्सेबल होगा. 1000 रुपए तक का फीस माफ है, बट उसके बियॉन्ड टैक्सेबल होगा. So exemption limit देखिए, however nothing shall be taxable in both the cases if value per child does not exceed rupees 1000 per month. Taxable value कितनी है? If the value is in excess of rupees 1000 per month, then the amount in excess of rupees 1000 only shall be taxable. 1000 रुपए तक का तो allowed है, beyond that should be taxable. अच्छा, इस केस में देखो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं बताया हुआ है, तो इसका मतलब नो लिमिट. एम्प्लॉयर आपके 4 बच्चे, 6 बच्चे, 1 बच्चे, 8 बच्चे, जितने भी बच्चों का फंड कर रहा हो एजुकेशन, आपको अलाउड है. 1000 रुपए तक का फीस हो तो पूरा माफ है, उसके बियॉन्ड है तो वट एवर इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल. इन एनी अदर केस, कोई और केस जहां पर कि लेट्स से मैं रिलायंस का एक बहुत अच्छे पोजीशन पर एम्प्लॉई हूँ, और रिलायंस मेरे को बोलती है आपने अपने बच्चे को जहाँ भी पढ़ाना है पढ़ाओ, फीस मैं दे देता हूँ. मैंने चूज किया कि मैं उनको वेलम्स में पढ़ाऊंगी, वेलम्स देहरादून में. अब वेलम्स की जो फीस है, एनुअल फीस हो, मंथली फीस हो, अगर रिलायंस पे कर रही है तो उस केस में क्या होगा एग्जेम्पशन और टैक्सेबल लिमिट. पहले तो ये देखते हैं वैल्यू कितनी होगी. वैल्यू होगी वो वैल्यू जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से उस स्कूल को दे रहा है, क्योंकि इस केस में, पिछले दोनों केसेस में तो एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं दे रहा अपनी जेब से, इसलिए उसकी वैल्यू हमने आसपास के स्कूल से निकाल ली. इस केस में तो एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है स्कूल को अपनी जेब से, तो व्हाट एवर अमाउंट इज एक्चुअली गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द स्कूल ऑन for the education of the child is the actual expenditure. एग्जेम्पशन कितना होगा इस केस में? ऐसे केसेस में कोई एग्जेम्पशन नहीं होता है. फुल वैल्यू शुड बी टैक्सेबल. Full value should be taxable. Whatever is the actual expenditure incurred by the employer shall be taxable. Okay. इसके कुछ examples देखते हैं. I'll just connect my writing pad quickly. हालांकि इसमें writing pad की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम verbally या orally भी कर सकते हैं questions को. Question देखिए. Find out the value of taxable perquisite in the hands of Mr. X for the assessment year 2019-20 in the following cases. क्या केस है? पहला केस, एजुकेशन ऑफ एक्स's डॉटर इज प्रोवाइडेड इन अ स्कूल रन बाय
एम्प्लॉयर का स्कूल है, यानी हमारे इसके अकॉर्डिंग केस 1 है, एम्प्लॉयर का स्कूल है। जब एम्प्लॉयर का स्कूल होता है तब एक्चुअल अमाउंट तो कुछ पे किया कर नहीं रहा है एम्प्लॉयर, तो हम क्या देखते हैं, हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं आसपास के स्कूल्स का। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर स्कूल, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 13,000 पर एनम। कितना वैल्यू अलाउड होता है ऐसे केसेस में हमें, कितना वैल्यू अलाउड होता है ऐसे केसेस में हमें अलाउड होता है 1,000 रुपीज पर मंथ, 1,000 रुपीज पर मंथ। Okay, so here the screen. केस 1 में फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, 13,000 रुपीज पर एनम, और अलाउड कितना है या एग्जेम्प्टेड कितना है, अलाउड या एग्जेम्प्टेड होता है 1,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपए पर एनम, 12,000 रुपए पर एनम। सो टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल इन दिस केस वुड बी 1,000 रुपीज। Taxable value of child education or taxable value of children education perquisite would be 1,000 rupees only. Next case देखते हैं। Next case में कहा गया है एक्सेस सन इज अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस नोएडा, डीपीएस नोएडा में पढ़ रहा है वो, और ₹15,000 is the tuition fees of his son which is paid by X's employer. There is an agreement between X's employer and DPS Noida. अब ये जो केस है, दिस केस 2 हमारे टेबल के अकॉर्डिंग, जिसमें कि अग्रीमेंट था, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एनसीएल का और कोल इंडिया का, एनसीएल का और वहां के आसपास के सारे स्कूल्स का। सो ऐसे केस में भी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो सिमिलर टू द फर्स्ट केस होता है, जहां if the fair market value or actual expenditure is 15,000 rupees per annum, हमारे को अलाउड कितना होता है या एग्जेम्प्टेड कितना होता है, 1,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपीज per annum. 3,000 rupees would be the taxable children education perquisite. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एम्प्लॉयर रीइम्बर्स्ड ₹16,000 ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज डॉटर। अब ऐसे केस में यहाँ पर कोई अग्रीमेंट की बात नहीं कही गई है, कॉलेज एम्प्लॉयर का है ये भी नहीं कहा गया है, कहा गया है कि एम्प्लॉई ने 16,000 रुपए अपने डॉटर के एजुकेशन का पे किया और बाद में एम्प्लॉयर ने वो पैसा जो है रीइम्बर्स कर दिया, वापस कर दिया, यानी फ्री एजुकेशन हो गई, यानी एम्प्लॉयर इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर ने ही पे किया फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब ऐसे केस में कितना टैक्सेबल होगा, कोई एग्जेम्पशन लिमिट थी नहीं, nothing was the exemption, so इस केस में full value will be taxable, ₹16,000 would be the taxable amount. केस 4 देखिए, X's employer provided education to X's dependent sister in his own school costing ₹15,000. स्कूल जो है वो एम्प्लॉयर का है, यानी कि फ्री होना चाहिए 1,000 रुपीज पर मंथ तक, बट एजुकेशन चिल्ड्रन की नहीं हुई है, सिस्टर की हुई है, लेकिन यहाँ पर परक्विजिट का नाम ही क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी और चिल्ड्रन एजुकेशन परक्विजिट। सो सिस्टर हो, ब्रदर हो, डिपेंडेंट हो, नॉन डिपेंडेंट हो, डज नॉट मैटर। इस केस में पूरा का पूरा 15,000 वुड बी टैक्सेबल। सो ऊपर वाले केस में 16,000 वुड बी टैक्सेबल, नो एग्जेम्पशन, एंड नीचे वाले केस में 15,000 वुड बी टैक्सेबल, नो एग्जेम्पशन। लास्ट परक्विजिट कर रहे हैं हम ये, इनफैक्ट ये आपके पूरे सैलरी का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमें बस फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना रह जाएगा। ये है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। कई बारी कंपनीज जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को मोटर कार देती हैं, जैसे सिर्फ प्राइवेट नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी।
जैसे मान लीजिए रेडिसन ब्लू ने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को कार्ड दे रखा है कि आप जब जब घूमकर रेडिसन की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप क्लाइंट्स लाएंगे। क्लाइंट्स कौन से क्लाइंट्स? बिजनेस क्लाइंट्स, जिनको वहां पर अपना इवेंट होस्ट करना हो। तो ऐसे केसेस में आप ऑफिस की गाड़ी लेकर जाएंगे। तो आपको मोटर कार दी गई है। अगर नहीं दी गई होती तो ऑफिस का ही काम हो, लेकिन आप अपने अपने एक्सपेंसेस पे जा रहे होते। वैसे ही गवर्नमेंट भी बहुत बारी कार्स देती हैं, गाड़ी देती हैं। एमपीज, एमएलएज सबको मिलता है। और सिविल सर्विसेज के थ्रू जिन लोगों ने ज्वाइन किया होता है उनको मिलता है लाल बत्ती, नीली बत्ती, पीली बत्ती की गाड़ी। मेडिकल सर्विसेज, आपके यूनिवर्सिटी में देखिए वाइस चांसलर को मिलता है, प्रो वाइस चांसलर को मिलता है, या फिर रजिस्ट्रार को मिलता है। सो ऐसे केसेस में जब आपको व्हीकल मिला हो, जब आपको आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से व्हीकल मिला हो, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मिलता है, तो वो जो व्हीकल मिला है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? अब यहाँ पर दो केसेस होती हैं। पहला, जहां पर व्हीकल जो है वो ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर हो, यानी कंपनी की गाड़ी हो और कंपनी के पास खुद की गाड़ी नहीं है तो उसने किराए पर लेकर दे रखा है, लेकिन आपको दे रखा है। दूसरा है जहां ओन्ड बाय द एम्प्लॉय हो। कई बारी कंपनीज जो है अगर उनके पास गाड़ी नहीं होती तो बोलते हैं आप अपनी गाड़ी से आइए जाइए और सारा खर्चा जो है वो ऑफिस देगा, है ना। सो देयर आर टू केसेस, owned or hired by the employer and secondly owned by the employee. अब इन दोनों केसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम देख रहे हैं ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जहां पर गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर की है, चाहे उसके खुद की है या उसने किराए पर लेकर दे रखा है एम्प्लॉय को, बट उसने दे रखा है। तब हम देखते हैं कि ये जो गाड़ी है ये किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। क्या ये एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, या फिर क्या ये एक्सक्लूसिवली फॉर द प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, कि उन्होंने घर पे रखा हुआ है, बच्ची स्कूल जाती है, मैडम कहीं घूमने जाती है, वो इसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। अगर कोई एमपी एमएलए मोस्टली ऐसे ही करते हैं। सो ऐसे केसेस में आपने बहुत सारे न्यूज पे रिपोर्ट्स देखे होंगे कि वो गाड़ी मिली है उनको और गाड़ी लेकर फैमिली के लोग जो हैं वो मार्केट में पकड़े गए, तो रिपोर्टर्स कैच कर लेते हैं। दे आस्क देम दैट दिस वाज गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पस, व्हाट आर यू डूइंग हियर। सो अगर वो एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस यूज कर रहे हैं, सो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड फाइनली अगर वो पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, ये भी ना कंपनी के क्लॉजेस में होता है। जब कंपनी आपको गाड़ी देती है तो बताकर भी देती है कि क्या आप इसको सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, या ये आपको सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए दी जा रही है, या आपको पार्टली पर्सनल पार्टली प्रोफेशनल। ये आपकी गाड़ी है, आपको जैसे यूज करना है, जब यूज करना है, ऑफिस के लिए भी करिए, घर के लिए भी करिए। सो दीज आर देयर ऑन दी rule books. While the facility of a motor car is given to you, you're also stated कि इस गाड़ी को आप कब कब और किन किन चीजों के लिए, किन किन कामों के लिए यूज कर सकते हैं। यही देखा जाता है। और कई बारी अगर आप बहुत बड़े पोजीशन पर है तो आपको 2-3 गाड़ियां दी जाती हैं, जिसमें से एक होता है ऑफिस के लिए और एक घर के लिए होता है अलग से। तो ऐसे केसेस में द पर्पस ऑफ द कार इज ऑल्सो स्टेटेड। हम देखते हैं कि अगर वो जो गाड़ी है वो एम्प्लॉयर की गाड़ी है और वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो अगर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए गए हैं ना, तो कोई पैसा टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये गाड़ी जो है आपके किसी फायदे नहीं आ रही है, बल्कि आप इसको कंपनी के काम के लिए ही यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स बनाए, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं मेंटेन करना, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेट्रोल कब डला, किस हिसाब से डला, आप किस किस दिन कहाँ कहाँ गए थे, क्या उसके हिसाब से जो आपने पेट्रोल या डीजल डलवाया है वो मैच कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप दिखा रहे हैं कि मैं 10 किलोमीटर के ही एरिया में गया हूँ और आपने जो पेट्रोल डलवाया है वो 25 लीटर डलवाया है। तो if the specified documents are maintained and the car is used specifically for the purpose of exclusively for the purpose of official work, तो nil should be taxable, nothing should be taxable। वहीं अगर सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है, केस थर्ड करें हम यहाँ पर चार्ट में, तो ऐसे केसेस में टैक्सेबल क्या होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस की जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, RNM इज हियर इज रनिंग एंड मेंटेनेंस,
रनिंग एंड मेंटेनेंस का जो एक्चुअल खर्चा गया है ना एम्प्लॉयर का, दैट शुड बी टैक्सेबल। शॉफर का एक्चुअल पैसा शुड बी टैक्सेबल। शॉफर इज ड्राइवर हियर। अगर आपको ड्राइवर मिला है तो ड्राइवर की जो भी महीने की सैलरी 11,000, 20,000, 30,000 दे रहा है कंपनी, वो भी आपका टैक्सेबल होगा। और वियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन, क्योंकि मोटर कार इज एन एसेट व्हिच डेप्रिशिएट्स, तो वियर एंड टियर का भी 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट। और अगर जो गाड़ी हायर पे है, किराए पर ली गई है, तो हायर चार्जेस। ये तीनों चीजें रनिंग एंड मेंटेनेंस यानी कि पेट्रोल का पैसा, डीजल का पैसा, शॉफर यानी कि ड्राइवर का पैसा, वियर एंड टियर 10% का कॉस्ट, या फिर जो हायर चार्जेस हैं वो, ये तीनों आपको टैक्सेबल होगा। अगर वो पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो दे कौन रहा है। क्या वो एम्प्लॉयर दे रहा है या वो एम्प्लॉई दे रहा है। ऐसे केस में ना हम गाड़ी की सीसी कैपेसिटी देखते हैं, इंजन की कैपेसिटी देखते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी देखते हैं। क्या जो गाड़ी है वो अप टू 1.6 लीटर्स क्यूबिक कैपेसिटी की है, यानी छोटी गाड़ी है, या वो अबव 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी की गाड़ी है, यानी बड़ी गाड़ी है, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई। सो हम ये देखते हैं, अगर अप टू 1.6 लीटर्स की है तो 1800 पर मंथ शुड बी टैक्सेबल। अबव है तो 2400 रुपए पर मंथ शुड बी टैक्सेबल। एम्प्लॉई कर रहा है खर्चा, एम्प्लॉई खुद से भी खर्चा कर रहा है अगर, तो क्योंकि वो खुद से कर रहा है इसलिए कम टैक्सेबल होगा। इसमें तो कुछ भी जहाँ एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है, इसमें क्योंकि एम्प्लॉय की जेब से कुछ नहीं लग रहा है इसलिए ज्यादा अमाउंट टैक्सेबल है। यहाँ पर कम अमाउंट टैक्सेबल है, कितना, अप टू 1.6 है तो 600, और अप टू 1 अबव 1.6 है तो 900 पर मंथ। इस चारों ही केस में, यानी पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल में, अगर ड्राइवर भी दिया गया है तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का जरूर ऐड कर लेना है। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। ये केस है जब गाड़ी जो है वो एम्प्लॉयर ने दी है या एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर दी है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो फिर हम उसका कुछ भी टैक्स नहीं करेंगे, नथिंग शुड बी टैक्सेबल। अगर वो सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो जितना भी एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है ना उस गाड़ी पे, चाहे वो ड्राइवर का कॉस्ट हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का कॉस्ट हो, या फिर वो गाड़ी का डेप्रिसिएशन का कॉस्ट हो 10% के हिसाब से, या गाड़ी का हायर का जो चार्जेस हो, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो टैक्सेबल होगा। वहीं अगर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए किया हुआ है तो ये देखा जाता है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दे कौन रहा है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर दे रहा है तो 1800, 2400 पर मंथ। एम्प्लॉय दे रहा है तो 600 और 900 रुपए पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल। ठीक है, 900 रुपए ड्राइवर का और इंक्लूड कर लेना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा केस, जहां पर गाड़ी जो है वो एम्प्लॉई की है। मतलब उसको मिलना तो है मोटर कार की फैसिलिटी उसको एम्प्लॉयर को देनी तो है, बट मोटर कार है नहीं, इसलिए एम्प्लॉयर ने कह दिया कि आप अपनी गाड़ी से ही काम चलाइए, खर्चा जो है ऑफिस आपको दे देगा। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि वो जो गाड़ी है, क्या वो उसने सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए, अपनी पर्सनल ही गाड़ी है लेकिन क्या उसने सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया है, या फिर उसने प्राइवेट पर्पस के लिए भी यूज किया है, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया। सो अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया है, सेम निल शुड बी टैक्सेबल। प्राइवेट के लिए किया है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर शुड बी टैक्सेबल, यानी वही रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड शॉफर का। वियर एंड टेयर का यहाँ पर कोई पैसा नहीं देगा, क्योंकि हायर और वियर एंड टेयर की बात नहीं है, हायर तो हो ही नहीं रहा है, एम्प्लॉय की खुद की गाड़ी है। और वियर एंड टेयर इसलिए नहीं क्योंकि वियर एंड टेयर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आपने गाड़ी ली थी तब आपको पता ही होगा कि ये ऑन एन एवरेज 10% के हिसाब से हर साल डेप्रिशिएट करेगी। तो ट्रीटमेंट सेम है, एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस में ट्रीटमेंट सेम है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड शॉफर। बस उधर जो है वियर एंड टियर और हायर चार्जेस भी था, जो इस केस में नहीं है। अगर वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल के लिए यूज हो रहा है तो हम देखते हैं कि टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उस गाड़ी पर,
चाहे वो ऑफिशियल पर्पस के लिए हो या पर्सनल के लिए हो, उसमें से माइनस कर दिया जाता है सीसी कैपेसिटी के बेसिस पर 1800 और 2400 पर मंथ। 1.5 1.6 लीटर्स तक है तो 1800 और 1.6 अबव है तो 2400। उसमें से लेस कर दिया जाता है 900 रुपए हर महीने का फॉर द शॉफर, दिस पर मंथ। बच्चों यहाँ पर 900 रुपीज पर मंथ है फॉर शॉफर, और इसके अलावा जो भी खर्चा हुआ है वो मान लिया जाएगा आपका पर्सनल है और वो टैक्सेबल होएगा। ऑफिशियल में ये भी ना सेम ही है, पीछे हमने जैसा किया था वैसा ही किया है। देखो यहाँ पर 600 और 900 रुपए जो एम्प्लॉय के क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर हम देखते हैं वो केस तो आएगा नहीं क्योंकि गाड़ी ही एम्प्लॉय की है। तो यहाँ पर कौन सा आया है 1800 और 2400, यानी एम्प्लॉयर के लिए जो रेट एप्लीकेबल है। सो जो भी आपका गाड़ी के ऊपर टोटल खर्चा हुआ है उसमें से आप 1800 और 2400 रुपए सीसी के हिसाब से माइनस कर लीजिए पर मंथ का, 900 रुपए ड्राइवर का भी माइनस कर लीजिए पर मंथ का, ये अलाउड है। और इसके बियॉन्ड जो भी खर्चा हुआ है या आपको मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से वो टैक्सेबल होगा। सो ये होता है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। अब वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं, क्विकली देख लेते हैं। पहला केस जहां पर एक्स को X has been provided with the benefit of a car by his employer Mr. A. X is the assessee और Mr. A जो है वो employer है। Compute the perquisite value of the car for the assessment year 2019-20 in the following situations. इसमें आपको उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए होपफुली राइटिंग पैड की, फिर भी देख लेते हैं। पहला केस जहां मिस्टर ए प्रोवाइड्स अ कार अबव 1.6 liter to X which is used for official work. Running expenses amount to rupees 10,000 with a driver. Mind you यहाँ पर used for official work है, official work, और पर्सनल के बारे में कुछ नहीं दिया है, ना ही पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दिया है। तो जो ऑफिशियल पर्पस की बात हो रही है तो हम नील टैक्सेबल करते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 में, एग्जांपल नंबर 1 में वैल्यू टैक्सेबल कितनी होगी, नील। सेकंड केस देखते हैं। Mr. A provides a car of 1.5 liter engine cubic capacity costing rupees 5 lakh exclusively for the personal benefit of X. Exclusively जब होता है तब हम क्या करते थे, actual benefit देखते थे। Expenses incurred on the car are rupees 12,000. So expenses incurred यानी हो गया, यहाँ पर expenses incurred जो है उसको हम मान लेते हैं जो एक्सपेंसेस इंकर्ड है उसको मान लेते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की बात हो रही है। सो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है 12,000 रुपए पर मंथ। और इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया है कार की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है। कार की जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपए है। सो हमने 10% का डेप्रिसिएशन वेयर एंड टियर की कॉस्ट की भी बात की थी, वेयर एंड टियर कॉस्ट। सो 10% ऑफ 5 lakhs, 10% ऑफ 5 lakhs 50,000 रुपीज और ऐड कर लो। सो माना जाएगा कि आपको 62,000 रुपीज का बेनिफिट दिया गया है। सो ये जो 62,000 रुपीज है ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार है, ये है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए प्रोवाइड्स अ कार below 1.6 liter capacity along with a driver of X, partly for official and partly for personal purpose. The expenses incurred by Mr. A are रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस 32,000, ड्राइवर सैलरी 36,000। देखो जब पार्टली एक्सपेंस, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्पस पर्सनल के लिए यूज होता है गाड़ी, तब जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है ना यहाँ 32 और 36, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना हमें लिमिट स्पेसिफाइड होती है। सो हम बस लिमिट स्पेसिफाइड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। और गाड़ी जो है क्योंकि वो बिलो 1.6 लीटर कैपेसिटी की है, सो लिमिट स्पेसिफाइड हमारी कितनी थी
1800 रुपए थी गाड़ी की, यानी रनिंग एंड मेंटेनेंस की, और 900 रुपए पर मंथ थी शॉफर की। सो इस केस में 2700 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल का हो गया 32,400। दिस वुड बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मोटर कार। माइंड यू अगेन, केस 1 याद कर लो, पार्टली पर्पस और पार्टली ऑफिशियल के लिए जब गाड़ी यूज होती है तो एक्चुअल कितना खर्चा आया उस पे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल खर्चा हम सिर्फ उस केस में देखते हैं जहां प्राइवेट पर्पस के लिए सिर्फ यूज किया गया हो। ऐसे केस में जहां पर एक्सक्लूसिवली पार्टली पर्सनल एंड पार्टली ऑफिशियल के लिए यूज किया गया है, वहां पर रेट फिक्स्ड होता है टैक्सेबल का 1800, 2400, 600, 900 पर मंथ। केस नंबर 4th, 5th और 6th में चाहूंगी आप लोग एक बार होमवर्क करो। आपके पास सारे रेट्स हैं, सब कुछ है, इसको खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल है, सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शीट। In case of any doubts, we'll pursue this in the next class. Now, this is what I wanted to show you. You can either take a screenshot. इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सिलेबस में सैलरी के सबसे ज्यादा जो रेपिटेटिव रहा है वो है सैलरी। सैलरी के इतने मीनिंग्स, इतने रूल्स दिए गए हैं फॉर डिफरेंट कैलकुलेशंस कि we really need to take some time out to revise कि कब सैलरी का मतलब क्या है। सो मैंने एक समरी शीट बना दी है आपके लिए जिसमें 6 कॉलम्स हैं और मीनिंग ऑफ सैलरी दी हुई है। पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसमें कि हम सब कुछ लेते हैं, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल अलाउंसेस, सिर्फ वही वाली डीए जो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स या पार्ट ऑफ सैलरी हो, बोनस, कमीशन, बेसिक सैलरी, एचआरए बेसिक सैलरी, डीए which forms a part of salary, UTOE is under terms of employment, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड पर्पस। इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं कॉलम नंबर 2। सो जहां जहां कॉलम नंबर 2 यूज हो रहा है ना, यानी बेसिक प्लस डीए यूटीओई प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, वहां पे हमने कॉलम नंबर 2 लिखा है। जैसे पीएफ के लिए भी सेम ही यूज होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, और लीव इनकैशमेंट के लिए भी सेम ही मीनिंग ऑफ सैलरी होती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। एंटरटेनमेंट अलाउंस में जो हम सैलरी लेते हैं वो सिर्फ बेसिक सैलरी होता है। और ग्रेचुइटी के लिए अगर अंडर ग्रेचुइटी एक्ट है तो ये, और नॉट कवर्ड